अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। और ये बोर्ड साफ क्लियर नज़र आ रहा है आपको? और ये सर। बोर्ड का पूछ रहा हूँ, बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? और है सर। ओके। अब आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने माइक जो हैं उनको ऑफ़ कर दें। ठीक है, अपने माइक्स जो हैं उनको ऑफ़ कर दें। आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है? आज लेक्चर नंबर कितना है? 18। तो हमने जो है लास्ट टाइम जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो डॉपलर इफ़ेक्ट की कल जो है हमने वो लिमिटेशंस जो है उनको स्टडी किया था। लिमिटेशंस के ऊपर जो है वो हमने स्टॉप किया था। तो आज हमने कंडीशंस पढ़नी है जब डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं होता। कंडीशंस अंडर विच Doppler effect is not observed. कल हमने इसकी लिमिटेशंस जो है उनको स्टडी। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कंडीशंस हैं जिनके तहत डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, उसमें पहले नंबर पे जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जब साउंड, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों जो हैं वो रेस्ट के ऊपर हों, यानी कि सोर्स भी मूव नहीं कर रही और जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है आपके पास डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि अगर द डॉपलर, पहली कंडीशन है the Doppler effect is not observed when both source of sound and observer are at rest। जब दोनों सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर एट रेस्ट के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि जो वी एस है वो भी ज़ीरो है और वी नॉट भी ज़ीरो है। वी एस क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और वी नॉट जो है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। अगर ये दोनों जो हैं वो ज़ीरो होंगे यानी कि रेस्ट के ऊपर होंगे तो तब आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर हैं अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, यानी कि दोनों की वेलोसिटी के अंदर कोई फ़र्क ना हो, वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों सेम डायरेक्शन में, तो तब भी आप डॉपलर इफेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नंबर 2, व्हेन बोथ सोर्स and observer moving with same velocity in same direction। जब सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो तब भी आपको
डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ये इसकी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो पहली होगी कि जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हों, रेस्ट के ऊपर हो, तो तब भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और अगर सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर वी एस वी नॉट के बराबर है तो तब भी आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, यानी कि दोनों के दरमियान थीटा जो है वो 90 डिग्री का बन रहा हो। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो तब भी आपको जो है वो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा इस सूरत में भी। ये थर्ड जो है ये इसकी कंडीशन थी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि अगर सिर्फ मीडियम मूव कर रहा हो, ठीक है, ना सोर्स मूव कर रही हो ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सिर्फ मीडियम मूव कर रहा हो, तो तब भी डॉपलर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। व्हेन ओनली मीडियम इज मूविंग, तो इस सूरत में भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये चंद कंडीशंस हैं जिनके तहत आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि डॉपलर इफेक्ट जो है ये उस वक्त ऑब्जर्व नहीं होता जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर, यानी कि दोनों मूव नहीं कर रहे। आपको इस बात का पता है कि डॉपलर इफेक्ट जो है ये हमेशा उस वक्त ऑब्जर्व होता है जब रिलेटिव मोशन होती है। तो अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फिर आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बोथ सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो तब भी जो वो, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी हो दो ऑब्जेक्ट्स की तो फिर भी उनकी रिलेटिव मोशन कंसिडर नहीं होती। रिलेटिव मोशन तो उस वक्त ही कंसिडर होती है कि जब वो उनकी वेलोसिटी के दरमियान चेंज आ रही हो। और दूसरे नंबर पर वो जब, तीसरे नंबर पर जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है उसमें थीटा 90 डिग्री का हो, तो तब भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और चौथे नंबर पर ओनली मीडियम मूविंग, यानी कि जिस मीडियम के अंदर फोर्सेस जो है जो मूव कर रही हैं वेव्स, वो मीडियम सिर्फ मूव कर रहा है, बाकी जो वेव्स हैं या जो भी चीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो मूव नहीं कर रही। तो ये चार कंडीशंस जो हैं, इन चार कंडीशंस के तहत जो है वो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ये 4 मेन जो हैं इसकी कंडीशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि अब किन कंडीशंस के तहत डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, अब वो हमने ज़रा स्टडी करके देखनी है। तो कंडीशन वो कंडीशंस जिनमें डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन डॉपलर इफेक्ट, तो इसके अंदर जो हमारे पास 3 मेन जो हैं वो कंडीशंस हैं कि इन 3 कंडीशंस के तहत जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर शिफ्ट आती है। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब रिलेटिव मोशन होती है तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो शिफ्ट आती है। तो हमने उस शिफ्ट को कैलकुलेट करना होता है, यानी कि वो कितनी शिफ्ट आ रही है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है, आपको कितना महसूस हो रहा है कि आवाज़ कम या ज़्यादा हो रही है।
तो उसके अंदर नंबर 1 है कि जो मूविंग ऑब्जर्वर, पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, नंबर 1 मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स, यानी कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और सोर्स जो है वो स्टेशनरी हो, ये पहली कंडीशन है। नंबर 2 मूविंग सोर्स, मूविंग सोर्स ऑफ साउंड एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी हो, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रही हो और ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर हो। पहले के अंदर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और सोर्स जो है साउंड की वो स्टेशनरी हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोनों ही मूव कर रहे हो, मूविंग सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, दोनों सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहे हो। तो इस सूरत में भी आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं जिनमें डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। पहला कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, यानी कि उसकी कोई वेलोसिटी v0 हो और सोर्स स्टेशनरी हो, यानी कि vs जो है वो 0 के बराबर हो। दूसरी कंडीशन है कि मूविंग सोर्स मूव कर रही हो, यानी कि vs वेलोसिटी हो और स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर हो। और तीसरा है कि दोनों सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों जो हैं वो मूव कर रहे हो। ये किसी का माइक ऑन है, इसको माइक को प्लीज़ ऑफ कर दें। ये किसी का ना का माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दें। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने अब कुछ केसेस डिस्कस करने हैं इसके अंदर। तो उन केसेस में नंबर 1 जो केस हमने डिस्कस करना है वो नंबर 1 केस है कि मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। इसके अंदर भी आपके पास जो हैं वो 2 केसेस आ जाएंगे। वो 2 केसेस क्या आएंगे कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड या ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ये 2 केसेस इसके अंदर आ जाएंगे। तो पहला केस हमारे पास ऑब्जर्वर is moving towards the source of sound. ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है सोर्स ऑफ साउंड की तरफ, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब जो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f0 के ऊपर, तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f0। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f0 के ऊपर साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है सिमेट्रिकली। ठीक है, विथ स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड v। द वेव्स आर propagating
सिमेट्रिकली with constant speed v, और ये कांस्टेंट स्पीड v के साथ जो है वो मूव कर रही है, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं सोर्स में से। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं ये जो स्पीड v है ये क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम के अंदर, v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम में। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास कंजक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान वो वेवलेंथ होगी, और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड होगी रेस्ट ऑब्जर्वर से वो बराबर होगी इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब जाहिर बात है कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो ऑब्जर्वर जब रेस्ट के ऊपर है तो सोर्स मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो है वो रिलेटिव मोशन जो है वो हो रही है। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से अब आपको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज जो है वो ऑब्जर्व होगी, और वो चेंज जो है उसको हमने कैलकुलेट करके देखना है कि अब आपको कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व हो रही है। अब ऑब्वियसली सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो चूंकि सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो फिर इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवाज़ जो है वो ऊंची सुनाई देगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ऑफ emitted साउंड ऑफ सोर्स इज, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ नॉट वी ओवर लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपके पास ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट के ऊपर है, और सोर्स जो है ये सोर्स है यहाँ पर, इसको हम प्राइम का नाम जो है वो दे देते हैं। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान में डिस्टेंस d है, और सोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि जो v नॉट है दैट इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो vs है वो vs के बराबर है, क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रही है, और यहाँ पर जो साउंड की वेव्स हैं उनकी भी वेलोसिटी v जो है वो होगी। तो अब जो नंबर ऑफ वेव्स ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, वो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स दैट इज इक्वल टू t, v ओवर लैम्डा के बराबर होगी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे पास vt ओवर लैम्डा के बराबर जो है वो होगी। तो हम कह देते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको कोई नाम a दे देते हैं, ये ऑब्जर्वर a है इस पहले केस के अंदर। तो ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, और सॉरी ये मैं यहाँ पर उल्टा लिख दिया, vs 0 है और v नॉट जो है v के बराबर है, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है ऑब्जर्वर v नॉट वेलोसिटी के साथ। तो जब ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो नंबर ऑफ वेव्स जो इसको मिल रही हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है वो कितनी है, वो vt ओवर लैम्डा के बराबर है।
तो ये अमाउंट ऑफ वेव्स जो हैं ये एमिट हो रही हैं किससे, स्टेशनरी सोर्स से, और इन वेव्स को रिसीव कौन कर रहा है, इन वेव्स को रिसीव जो है वो ऑब्जर्वर कर रहा है। यानी कि स्टेशनरी सोर्स जो है उसमें से ये नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं और इन नंबर ऑफ वेव्स को जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है। जारी बात है कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ये भाई ये किसका माइक ऑन है, ये माइक ऑफ करें अपना, प्लीज ऑफ योर माइक, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। अब आप देखें जो एडिशनल वेव्स जो सोर्स रिसीव कर रहे, ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है, द एडिशनल waves received by source, तो जो एडिशनल वेव्स रिसीव हो रही हैं सोर्स से, वो एडिशनल वेव्स हैं दैट इज इक्वल टू वी नॉट टी ओवर लैम्डा, वो वी नॉट टी ओवर लैम्डा है। अब ये जो वी नॉट टी ओवर लैम्डा, ये वी नॉट टी ओवर लैम्डा जो हमारे पास एडिशनल वेव्स हैं, ये कंस्ट्रेंड है स्पेस के अंदर। यानी कि कौन सी स्पेस, ये वाली, ये और ओ के प्राइम के दरमियान में जो स्पेस है, इसके दरमियान में ये एडिशनल वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं और ऑब्जर्वर इनको रिसीव कर रहा है। यानी कि ये वेव्स जो है यहाँ पर, ये ओ प्राइम स्टेशनरी सोर्स है, ठीक है, जिसकी VS0 है, इससे निकल रही हैं और ऑब्जर्वर इस तरह मूव कर रहा है तो वो रिसीव कर रहा है इन एडिशनल वेव्स को। तो जो अब नेट वेव्स रिसीव्ड हैं बाय द ऑब्जर्वर, the net waves received by the observer, जो नेट वेव रिसीव्ड हो रही हैं ऑब्जर्वर से, वो है नेट अमाउंट ऑफ वेव्स, यानी कि टोटल वेव्स, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट। एक तो जो एक्चुअल अमाउंट है और दूसरी एडिशनल अमाउंट उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी, नेट अमाउंट ऑफ वेव्स दैट इज इक्वल टू वी टी ओवर लैम्डा प्लस वी नॉट टी ओवर लैम्डा। ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से टी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो v प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा और t इसमें से कॉमन निकल आएगा, इस टर्म में से वी नॉट प्लस वी नॉट के अंदर से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, नेट अमाउंट ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टी, दैट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा। ये हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी, नेट अमाउंट ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर महसूस कर रहा है, फील कर रहा है जब वो सोर्स के टुवर्ड्स जो है
वो मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, सारी टर्म ये वाली, ये एक्चुअली एफ ए है। ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर ए विच इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स। तो आप कह सकते हैं कि एफ ए जो है दैट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा। तो ये v प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा के बराबर है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर जब वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। अब आपको ने जो एक इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी कि एफ नॉट वी ओवर लैम्डा के बराबर है, तो यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी v ओवर एफ नॉट के बराबर। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ ए हमारे पास v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v ओवर एफ नॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट ओवर v इंटू एफ नॉट। तो यहां पर जो टर्म है v प्लस वी नॉट ओवर v, ऊपर प्लस आ रहा है, तो v प्लस वी नॉट ओवर v दैट इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ नॉट। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वर है जो वो फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी क्या मेजर कर रहा है, वो हायर फ्रीक्वेंसी को मेजर जो है वो कर रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा, क्योंकि एफ ए वो फ्रीक्वेंसी है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जब ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, और एफ नॉट उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की जो कि सोर्स में से निकल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, यानी कि जब भी जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा तो उसको ऊंची आवाज़ यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। ठीक है, इसके अंदर अब दूसरा ये है कि यहाँ पर अब आपने ऑब्जर्वर को मूव करवाया था टुवर्ड्स द सोर्स के टुवर्ड्स, तो हम इसको मूव करवा सकते हैं अवे फ्रॉम द सोर्स भी, यानी कि यही वाला जो ऑब्जर्वर है इसका अगर सेकंड केस लें, नंबर 2, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे जो है मूव कर रहा है, तो उसी तरह हमारे पास ये 2 रीजन्स हैं, ये डी है। अब मैं इस ऑब्जर्वर को नाम दे देता हूँ बी, इस ऑब्जर्वर को बी नाम दे देते हैं, और ये अब जो है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, यानी कि पहले ये सोर्स थी अगर जिसकी वीएस 0 थी तो ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा था, अब ऑब्जर्वर की डायरेक्शन बदल गई है, वो ये हो गई है वी नॉट, अब उसके अवे जो है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो तो उसी तरह वही वाली आ जाएगी एफ नॉट वी ओवर लैम्डा, ये जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अब चूंकि अवे मूव कर रहा है यानी कि सोर्स से परे जा रहा है, तो जो इसके पास नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो उसी तरह वी टी ओवर लैम्डा होंगी, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी वी ओवर लैम्डा, ये उसके बाद नंबर ऑफ वेव्स होंगी, और ये नंबर ऑफ वेव्स वी टी ओवर लैम्डा के बराबर होंगी। तो हमारे पास जो अब जाहिर बात है कि ये अवे मूव कर रहा है, तो अब जो एडिशनल वेव्स जो एडिशनल वेव्स ये रिसीव कर रहा है जो कि कॉन्स्ट्रेंट है इस स्पेस
और ओ प्राइम के अंदर वो एडिशनल वेव्स जो हैं वो होगी वी नॉट टी ओवर लैम्डा, क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी से अवे जो है वो मूव कर रहा है। तो अब जो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स हैं, ठीक है जी, नेट अमाउंट ऑफ वेव्स दैट इज इक्वल टू वी टी ओवर लैम्डा माइनस वी नॉट टी ओवर लैम्डा। अब माइनस का साइन आएगा क्योंकि अवे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स नहीं मूव कर रहा, अवे मूव कर रहा है, इस वजह से माइनस का साइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगी v माइनस वी नॉट ओवर लैम्डा टी। तो नेट अमाउंट ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट ओवर लैम्डा। और ये नेट अमाउंट ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो है ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी है एफ बी की, एफ बी यानी कि वो ऑब्जर्वर जो कि सोर्स से अवे जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, जो सोर्स से अवे जो है वो मूव कर रहा है, ये उसकी जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसका मतलब है कि एफ बी जो है हमारे पास वो आ गया, एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर आपके पास जो पहली इक्वेशन है एफ नॉट वी ओवर लैम्डा, तो एफ नॉट लैम्डा वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर वी ओवर एफ नॉट। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट करें तो एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट वी ओवर एफ नॉट आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ नॉट, ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ऊपर v माइनस वी नॉट आ रहा है, तो ये v माइनस वी नॉट जो है दैट इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि एफ बी इज लेस देन एफ नॉट, यानी कि अब जो ऑब्जर्वर फ्रिक्वेंसी फील करेगा वो कम फ्रिक्वेंसी होगी व्हेन इट इज मूविंग अवे, जब ये अवे जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, जब ये अवे जो है वो मूव कर रहा है तो उस वक़्त हमारे पास जो है ये एफ बी इज लेस देन एफ नॉट के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमने दो केसेस यहाँ पर देखे हैं। पहला केस ये था कि इसमें हमने सोर्स को स्टेशनरी लिया हुआ है, सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी नॉट के साथ, और उसके अंदर हमने दो केसेस जो स्टडी किए हैं। पहला केस हमने ये लिया है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, और दूसरा केस जो है उसके अंदर वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो दोनों के अंदर आपने जो फ्रिक्वेंसी फाइनल कैलकुलेट की है उस फ्रिक्वेंसी के एक्सप्रेशन से आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि पहले केस के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि टुवर्ड्स द सोर्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को फील हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरे के अंदर जो है वो आपको फ्रिक्वेंसी जो है वो कम महसूस हो रही है क्योंकि वो अवे जो है वो सोर्स से मूव कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मैथमेटिकली जो है इस चीज़ को कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है, कि अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो है उसके अंदर किस तरह चेंज आती है जब आप सोर्स को रेस्ट पर लेते हैं और ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं, और उसके सोर्स रेस्ट और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर हमने दो केसेस को
स्टडी जो है वो किया। अब नेक्स्ट जो इसके आगे हैं मज़ीद 2 केसेस हैं, उसमें क्या होगा कि मूविंग सोर्स ऑफ साउंड होगी, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रही होगी और जो आपकी ऑब्जर्वर है वो आपका ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर होगा। तो हम उसके लिए भी फिर 2 केसेस जो हैं उनको स्टडी करके देखेंगे। तो अभी मैं जो है यहाँ पर अभी वो 2 केसेस को नहीं स्टडी करूँगा, क्योंकि जो है मेरी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है, 40 मिनट होने वाले हैं। तो ये मैं फिर कल जो लेक्चर नंबर 19 जो है उसके अंदर ये इसको करूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये बीच में कुछ लोगों का माइक ऑन है, ये अपना माइक जो है ना इसको ऑफ़ करना सीखे हैं, ठीक है। माइक ऑन होने की वजह से वो जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है। तो मीटिंग को करने से पहले मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस ले लूँ। तो 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब है कि 70 की क्लास है, 75 की क्लास है, उसमें से 51 है, बाकी जो हैं वो गैर हाज़िर हैं, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं है, ले फिर मैं जो है इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।